एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं और अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। प्लीज़ खुश रहो, मस्त रहो और बिल्कुल एंजॉय करते रहो। एंड एक न्यूज़ है, वो ये है कि कल के एपिसोड के बाद ये स्टोरी हमारा एंड हो जाएगा। माय शुगर डैडी फिनिश हो जाएगा। सो आई होप इस स्टोरी में आपको मज़ा आया हो, आप लोगों ने एंजॉय किया हो और ये स्टोरी आपको वो थ्रिल, रोमांस, सस्पेंस सब कुछ देके गया हो जिसकी एक्सपेक्टेशंस के साथ में आपने इसे सुनना स्टार्ट किया था। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग जो स्टार्टिंग से सुन रहे हैं वो अभी तक सुनते हुए आए हैं। तो मैं बस इतना होप कर सकती हूँ कि मैंने आपके एक्सपेक्टेशंस को वेस्ट नहीं किया होगा, मैंने उन्हें फुलफ़िल किया होगा। और अगर आपको कहीं कुछ कमी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, कहाँ मैंने क्या कुछ गलत बोला है, या फिर आपको कौन सा सीन पसंद नहीं आया, या फिर कुछ और ऐड करना चाहिए था मुझे स्टोरी में। अगर आप मुझे सजेशन देते हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैं उन सजेशंस को अपने नेक्स्ट स्टोरी में ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगी। एंड नेक्स्ट स्टोरी मैं हिस्टोरिकल एफएफ लेकर आने वाली हूँ, जो कि ज़्यादा बड़ा एफएफ नहीं होगा, वो भी बहुत छोटा सा एफएफ होगा, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। उसका स्टोरी लाइन भी काफ़ी यूनिक है और आपको मज़ा आएगा। उसमें मैं अनटेम्ड के आगे की स्टोरी बताऊंगी। खैर, ये तो हो गई बात की बात है। अभी हम आते हैं हमारा अभी का स्टोरी पे वापस आते हैं। हमने जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड छोड़ा था वहीं से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। हमने देखा था कि कहाँ सचैन, जिसने अपनी सारी चीज़ों को कन्फेस कर दिया था, उसने बता दिया था कि आखिर उसने क्या क्या किया है। इसके बाद सचैन, जो बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ था, वो अभी भी ज़मीन पर बैठा हुआ था। दूसरी तरफ मेंग्याओ, जो अभी बस ये सब कुछ देख रहा था, उसके पास कोई चीज़ नहीं है रिएक्ट करने के लिए। उसे धक्का लगा है, बहुत बड़ा वाला धक्का लगा है। वो हमेशा से वांग जी के साथ रहता हुआ आया है, बचपन से ऑलमोस्ट, क्योंकि उसके फादर ने कभी उसे अपनाया नहीं, बल्कि लांस थे जो कि उसे अपने पास रखा करते थे। उसने सचैन को बचपन से देखा है, जब वो बहुत छोटा सा था तब से वो सचैन के साथ रहता हुआ आया है। वो उसे गगा बुलाया करता है, कभी कभी मास्टर भी बुलाया करता था, यंग मास्टर भी बुलाया करता था, लेकिन ज़्यादातर वो उसे गगा बुलाया करता था। उसे पता था कि सचिन इस तरीके का इंसान नहीं है। और अभी जो कुछ उसने अपने कानों से सुना, जो कुछ वो अपनी आंखों से देख रहा है, उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा है। अब जब मेंग्याओ इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता तो वांग जी, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। वांग जी बस कुछ बोलने की हालत में नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अभी उसे बस एक और चिंता सता रही थी, पता नहीं विंग कैसा होगा। जैसा कि सचैन ने कहा, उसे विंग पसंद नहीं था, इसलिए विंग को उसने यानली से दूर कर दिया था, दूर भेज दिया था। अभी जब जब यानली के पास विंग है तो पता नहीं सचैन उसके साथ क्या करेगा। वांग जी को यानली की भी चिंता हुई कि जिस लेडी को वो इतने टाइम तक गलत समझते हुआ आया, जिसके खिलाफ वो बोलता हुआ आया, जिसके बारे में वो सोचता था कि इस लेडी ने उसके भाई को धोखा दिया है, असल में तो उस लेडी की पूरी ज़िंदगी उसके भाई ने ही तबाह की है। वो लेडी कितनी खुश थी अपनी ज़िंदगी में, वो कितनी खुश होगी अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, जिसका बेबी वो कैरी कर रही थी। आज भी वो उससे इतना प्यार करती है, तो वो लेडी कैसे रही होगी इतने सालों तक उसके ही बॉयफ्रेंड के मर्डरर के साथ में, बिना सच्चाई को जाने। वांग जी को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, गिल्ट महसूस हो रहा था, सचिन पर गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ उस सचिन के लिए बहुत ज़्यादा पिटी फील हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी बेचारा वांग जी करे क्या। ये सिचुएशन उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसी सिचुएशन है ये जिसमें वो कुछ ना सोच सकता है ना समझ सकता है, क्योंकि सचिन ने जो किया है वो ना तो माफ़ी के काबिल है और ना ही वो सचिन को कोई सज़ा दिला सकता है। क्योंकि कुछ भी हो, सचिन उसका भाई है। बचपन से लेकर अब तक उसका जिसने साथ दिया है वो है सचिन। उसके मॉम डैड की डेथ के बाद में सचैन था जिसने वांग जी को पाल पोस कर बड़ा किया है। उसका अंकल भी उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाता था जितना सचैन देता था। अभी भी सचैन है जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। वांग जी जानता है कि सचैन उससे बात नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बारे में सारी जानकारी ज़रूर रख रहा था। अभी वो बस ये नहीं समझ पा रहा कि अब वांग जी क्या डिसीजन ले। पर कुछ भी हो, अभी के लिए उसे बस ये जानना है कि विंग और यानली कैसे हैं। तो वांग जी जिसने अपने भाई को देखा, वांग जी बुरी तरीके से रो रहा था। उसने खुद के आंसू को पोंछा और सचिन को उठाते हुए कहा, आप मुझे प्लीज़ बताइए विंग कहाँ है, विंग कहाँ है, साउची कहाँ है, वो दोनों ठीक तो है ना, वो दोनों कहाँ हैं।
सुचेंजिस ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, ठीक है वो, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम सोच भी कैसे सकते हो वांग जी कि मैं यानली को कुछ करूँगा? और तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि जिससे तुम प्यार करते हो मैं उसके साथ कुछ गलत करूँगा? मैं नहीं कर सकता ऐसा कुछ। मैंने मैंने रिंग को इतने सालों तक जिंदा रखा है ना, तो मैं कैसे उसे तो इस टाइम पर, जबकि वो तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट है, वो मुझे मेरा नेफ्यू देगा, मैं उस टाइम पे कैसे उसके साथ कुछ गलत कर सकता हूँ? तुम सोच भी कैसे सकते हो वांग जी? वांग जी जिसे बस कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसे बस विंग को देखना है। वांग जी ने कहा, कहा मुझे उन्हें देखना है। वो कहाँ है? प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए वो दोनों कहाँ पर हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। सुचेंजिस ने कहा कि वो उनके फार्म हाउस पर हैं। जैसे ही वांग जी ने ये सुना, वो तुरंत बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया। वो भागता हुआ वहाँ से गया था। दूसरी तरफ हम सीन देखते हैं विंग और यानली का। विंग जो कि यानली के गोद में सर रख करके सो रहा है, यानली उसके बालों में को सहला रही है। वो लोग नहीं जानते कि उनके साथ क्या होने वाला है, उनके साथ क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, पर वो इस बात को जानते हैं कि अभी उनके पास जो समय है वो उसमें एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। इस समय को हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखों में बचा सकते हैं। विंग भी यही सोच रहा है। यानली ने विंग को यही समझाया, क्योंकि हो सकता है ये लोग जो उसे पकड़ के लेकर आए हैं वो लोग उनकी फैमिली वालों के ढूंढने से पहले ही उन दोनों को मार डालें। अगर ऐसा भी होता है तब भी यानली चाहती है कि उसकी ज़िंदगी की आखिरी पल वो विंग के साथ खुशी के साथ बिताए, उसके साथ उस एहसास को जिए जिसे उसने बचपन में नहीं जी पाया। विंग के बचपन को उसने खो दिया था। वो बस यही सोच रखती है। विंग जो खुद भी समझ पा रहा है कि यानली क्या सोच रही है। विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि उसके पास एक अनबॉर्न चाइल्ड है जिसे वो कैरी करके रखे हुए है। वो उसे नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहता। दूसरी तरफ उसे वांग जी के बारे में भी सोच करके बुरा लग रहा है। उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है कि वांग जी कैसा होगा। दूसरी तरफ वो यानली के बारे में भी सोच रहा है कि यानली कितनी अच्छी है, अभी वो इस जगह पे होना डिज़र्व नहीं करती। वो कैद में है तब भी वो कितनी ऑप्टिमिस्टिक है, कितनी आशावादी है। इतनी ज़्यादा कठिनाइयों में भी वो इतनी पॉजिटिव है कि इतनी बुरी हालत में भी वो सोच रही है कि वो दोनों बस अच्छा समय बिताएं। जब तक उनके पास है वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यानली विंग को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। वो दोनों वहीं पर उसी हालत में थे। विंग जिसने अचानक से कुछ आवाज़ें सुनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। यानली ने भी वो आवाज़ें सुनी। विंग उठकर बैठ गया। उसने यानली की तरफ देखा और कहा, माँ, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। यान लीजिस ने कहा, मुझे भी लगता है। ऐसा सोच करके यान लीजिस ने विंग को उस बेड से उठाया और बेड के नीचे उसे अंदर घुसा दिया और बोला कि विंग को बिल्कुल आवाज़ नहीं करनी है, यानली देख लेगी। यानली जो कि अब वहीं से पास में से ही एक कांच का जार उठाती है और उसे ले करके दरवाजे पर खड़े हो गई, दरवाजे के साइड में, कि जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा वैसे ही यानली उस व्यक्ति के सर पर बुरी तरीके से मारेगी। होता भी वही है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, यानली ने उस इंसान को बिना देखे उसके सर पर ज़ोर से हिट किया और वो इंसान ज़ोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुन करके यानली होश में आई कि ये कौन है। वो वांग जी था। विंग को जैसे ये चीख सुनाई दी, उसने धीरे से बाहर झांक कर देखा और जब उसने वांग जी को देखा तो वो बुरी तरीके से हैरान हो गया, क्योंकि वांग जी के सर से खून बह रहा था। वांग जी अपने सर को पकड़ करके नीचे बैठ गया था। विंग तो तुरंत बेड के नीचे से निकला और उसने वांग जी को थाम लिया। उसने कहा, लेजन, तुम ठीक तो हो ना? हो ही, कितना खून बह रहा है। माँ, आपने क्या किया? आपने उसे मारा क्यों? यान लीजिस के हाथों से अब वो टूटा हुआ जार भी छूट गया। उसने कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया विंग, मुझे लगा कोई और होगा। वांग जी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे सर पे चोट लगी है। विंग, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यान ली बुरी तरीके से डर गई थी। उसे लग रहा था कि अब विंग उससे नाराज़ हो जाएगा। उसे इस बात का डर ज़्यादा था कि वांग जी को कुछ हो ना जाए। वांग जी कितनी बुरी हालत में है, उसके सर से खून बह रहा है। कुछ देर बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पर विंग जो और यानली दोनों वांग जी को नीचे लेकर आ रहे थे। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर सिचेन भी आया है, वहाँ पर मेंग्याओ भी है और कोई एक और बूढ़ा इंसान है जिसे मेंग्याओ व्हील चेयर पर बिठा कर लेकर आया है। मेंग्याओ ने जैसे ही वांग जी की हालत देखी, वो तुरंत दौड़कर वांग जी के पास गया और उसे थाम लिया। वांग जी जो उसके सर से खून बहना बंद ही नहीं हुआ था। विंग जो पैनिक कर रहा था, उसने कहा, प्लीज़ प्लीज़ इन्हें लेके चलिए ना। लेंसन, कितना खून बह रहा है इसके सर से, हम हॉस्पिटल चलते हैं, जल्दी चलते हैं ना। उसने सचिन की तरफ भी देखा और कहा,
चलते हैं ना। सचिन की तरफ वो देख रहा था पर उसे कुछ कह नहीं रहा था, बस उसे इतना कहा कि चलते हैं। सचिन ने भी बस अपना सर हाँ में हिला दिया। अभी वांग जी सचिन से बात नहीं करना चाहता, वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। वो लोग अपनी कार में बैठते हैं, लेकिन सचिन को वांग जी ने अपनी कार में नहीं लिया। उसने जिन गुआंगशन को भी अपनी कार में आने दिया, लेकिन सचिन को नहीं। यान ली जो अभी बस वांग जी की टेंशन में है, वो वांग जी के साथ बैठी थी। उसके सर पर यान ली ने हाथ लगाया हुआ था। वांग जी का खून बंद ही नहीं हो रहा था। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहाँ वांग जी का ट्रीटमेंट होता है। कुछ टाइम बाद विंग देखता है कि उस एक रूम में जिसमें वांग जी को एडमिट किया गया है, वहाँ पर वांग जी के सर की पट्टी वगैरह हुई है, उसको कुछ बॉटल्स वगैरह लग रही हैं, रिप चढ़ी हुई है। विंग उसके पास बैठा है। यान ली जो खुद विंग के सर को सहला रही है और उसे कंसोल कर रही है और बोल रही है कि वांग जी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक है। वांग जी जिसने अपनी आंखें खोल रखी थी, वो इन दोनों को देख रहा था और इन दोनों को देखते हुए उसके दिल में छुरियाँ चल रही थी, कांटे कांटे भर रहे थे कि वो कैसे इन दोनों को सब कुछ बताए। क्या क्या उसे बताना भी चाहिए? अगर वो बता देगा तो इन दोनों की ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? क्या ये दोनों सही से रह भी पाएंगे? अभी ये दोनों काम लग रहे हैं, ठीक फील कर रहे हैं। अगर वांग जी इन्हें वो सब कुछ बताए जो उसे आज पता चला, क्या वो सब कुछ जानने के बाद यान ली जिंदा भी रह पाएगी? जब उसे पता चलेगा कि यान ली उसके प्यार के कातिल के साथ इतने सालों तक रही, उसके सुख दुख में उसका साथ दिया, हर वक्त उसको प्रोटेक्ट करके रखे रही, क्या यान ली जी पाएगी ये सब कुछ जानकर? वांग जी का दिल वहीं पर सहम रहा था। वो विंग को देख रहा था कि विंग एक तरफ वांग जी के हाथ को टाइटली होल्ड किए हुए है, दूसरी तरफ वो यान ली को देखकर मुस्कुरा रहा है। इनका रिलेशन कितना सॉफ्ट है, कितना वार्म है, कितना वार्मथ है इन दोनों के बीच में। वांग जी और विंग के बीच में कितना वार्मथ है। वांग जी सोच रहा था कि अगर विंग को पता चला, यान ली को पता चला कि वांग जी के भाई ने ये सब कुछ किया है, तो क्या उनके रिलेशनशिप पर भी असर पड़ेगा? इससे सबसे बड़ी बात यह है कि विंग कैसे रिएक्ट करेगा, कि विंग जिसने उसके फादर को देखा तक नहीं था, उसके इस दुनिया में एग्जिस्टेंस की न्यूज़ भी उसके फादर ने नहीं सुनी थी, उससे पहले ही उसके फादर को वांग जी के ब्रदर ने मार दिया था। वांग जी सच में कुछ और सोच नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ सचिन जो कि उस वॉर्ड के बाहर खड़ा था, यान ली काफ़ी देर से नोटिस कर रही है कि सचिन बाहर खड़ा है। वो खुद भी रो रहा है लेकिन अंदर नहीं आ रहा है। यान ली जिसने विंग के सर पर हाथ फेराते हुए कहा, विंग मैं ना सचिन को देख कर आती हूँ, वो बहुत देर से बाहर खड़ा है, रो भी रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है, मैं एक बार बात करके आती हूँ। वांग जी जो कि यान ली को रोकना चाहता था पर वो कुछ कह नहीं पाया। उसने अपना मुंह तो खोला पर कुछ नहीं बोला। दूसरा विंग जिसने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। यान ली जो बाहर जाती है और सचिन से बात करने की कोशिश करती है। उसने कहा, क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हैं? यान ली को देखते ही सचिन ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए कहा, आली तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? चाहे कुछ भी हो, मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? कुछ भी हो जाए तो मुझे माफ़ कर दोगी ना? यान ली जिसने सचिन को अपने से थोड़ा दूर किया और कहा, क्या हुआ है, आप इतना दुखी क्यों हैं? क्या कुछ गलत किया है आपने? आप मुझे बताइए ना, मैं पूरी समझने की कोशिश करूँगी। और मैं कहाँ जाऊँगी, हम दोनों मैरिड हैं इतने सालों से, हमारा एक बच्चा भी है, हम दोनों कैसे कुछ हो सकता है? ज़्यादा सोच रहे हैं आप। सचिन जिसके मन में था कि क्या सच में वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे। यान ली जिसने कुछ देर सोचा और कहा, क्या आपने हम दोनों को किडनैप करवाया था? सचिन जिसके आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, यान ली ने कैसे अंदाज़ा लगाया? यान ली जिसने फिर हल्के से एकदम ऐसा होता है ना कि फीकी हंसी देते हुए कहा, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं जानती हूँ आप हम मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर आपको ये नहीं करना चाहिए था। हमें भी इनको फोर्स नहीं करना चाहिए। उसकी जब मर्ज़ी होती वो हमसे ज़रूर बात करता। सचिन जिसने यान ली को अभी भी गले लगाए रखा, उसे सहन नहीं हो रहा है ये सब कुछ। उसने बहुत कुछ गलत किया है। सचिन के मन में चल रहा है कि उसने सही नहीं किया। यान ली कितनी कितनी अच्छी इंसान है, हमेशा उसने सचिन का साथ ही तो दिया है। वो मानता है कि उस टाइम पे जब सचिन ने विंग के साथ बुरा बर्ताव करना स्टार्ट कर दिया था, तब यान ली इम्पल्सिव हो गई थी। तब उसने सचिन को डांटा भी था, उससे दूरियां बनाई थी, लेकिन इसमें गलती सचिन की ही थी। वो समझ पा रहा है इसमें यान ली की तो कोई गलती नहीं थी, जबकि इस लड़की को तो इतना भी नहीं पता कि जिसके साथ ये रह रही है
उस इंसान ने इसकी पूरी ज़िंदगी तबाह की है। खैर, सचैन जिसने बस अपने आप को यानले के आगोश में रखा, क्योंकि वो इन बाहों से दूर नहीं होना चाहता, कभी भी कहीं भी नहीं जाना चाहता है। वो यानले से दूर हो गया तो वो ज़िंदा ही नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा। दूसरे यानली जिसने सचिन को समझाया, उसे उसे गले लगाए रखा एंड देन उसे अंदर भी लेकर आई। वांग जी जो सचिन को देखना नहीं चाहता, वो अभी कुछ समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। बस वो इतना जानता है कि अभी वो अपने आप को थोड़ा शांत करना चाहता है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहता है। वो कुछ नहीं समझ पा रहा है कि असल में वांग जी क्या करे। वो अपने भाई के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकता, किसी भी हाल में नहीं जा सकता, और उसे सर दिलाने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता। हालांकि वो भी जानता है कि किसी की जान लेना, वो भी किसी मासूम की, बहुत गलत काम है जो कि सचिन ने किया है। वो मानता है ये चीज़, पर वो कुछ भी हो जाए अपने भाई के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकता। दूसरी तरफ वो विंग को ये सच्चाई बता भी नहीं सकता। वांग जी जिसने अपने मन में ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए वो ये सच अपने आप तक रखेगा, ये सच किसी और के सामने आने नहीं देगा। वो अपने भाई से पहले की तरह बात तो नहीं कर पाएगा, उसे पहले की तरह नहीं देख पाएगा, लेकिन हाँ, वो अभी भी सचिन से बहुत प्यार करता है। सचिन उसकी पूरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिसे वो कहीं भी जाने नहीं दे सकता है। वांग जी इसने सोच लिया है कि अब वो कुछ नहीं करेगा, वो चुप रहेगा। सचिन जो कि अंदर आता है, वो वांग जी की तरफ देख रहा था। ये सोच रहा था कि क्या वांग जी उसे विंग से मिलने भी देगा या उसे यहाँ से भगा देगा, क्या कुछ बोलेगा, क्या वांग जी यानली को सब कुछ सच बता देगा। ये सोच करके सचिन का गला रुंध सा जा रहा था, उसके सीने में बहुत तेज़ी का दर्द हो रहा था। इसके चलते उसने अपने सीने को पकड़ भी लिया था। सचिन जिसे चक्कर आने लगे थे अब, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा सोच लिया है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। सचिन जो नीचे गिर गया, विंग जिसके हाथों में अभी भी वांग जीजू की भी वहाँ लेटा हुआ है, तो विंग उसके पास ही बैठा हुआ था। विंग जो तुरंत उठ करके सचिन के पास आता, उसने कहा क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना। सचिन जिसने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपने दिल पर हाथ रख लिया, बहुत तेज़ी से अपने सीने को जकड़ लिया। वांग जी जो वहाँ पर अच्छे से लेटा हुआ था, वो भी बहुत ज़्यादा भौचक्का हो गया, हैरान हो गया, घबरा गया। तुरंत उसने अपने हाथों से उन नीडल्स को निकाल कर फेंक दिया। वांग जी के हाथों से ब्लीडिंग होने लगी थी, क्योंकि उसने उन नीडल्स को बहुत ही रफ्तार में निकाला था। बिल्कुल भी जेंटल नहीं था वांग जी उन नीडल्स को निकालते हुए। वांग जी तुरंत अपने भाई के पास आता है, उसे गले लगाता है और उसे पूछता है, आप ठीक तो है ना, क्या हो रहा है आपको। डॉक्टर, डॉक्टर। वांग जी जो डॉक्टर्स को चिल्ला चिल्ला के बुलाता है। डॉक्टर्स सचिन का ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम यहाँ से कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जब डॉक्टर्स जो बाहर निकल के आते हैं। बाहर जहाँ पर यानली, विंग और वांग जी खुद भी वहीं बैठा हुआ है। वांग जी को बड़ी मुश्किल से विंग ने बिठाया है, उसके हाथों पर दोबारा से बैंडेड करवाई, क्योंकि उसके हाथों से भी ब्लीडिंग होने लगी थी। वांग जी वहाँ पर बैठा हुआ था, अभी भी उसके सर में दर्द हो रहा है, लेकिन वो किसी को बोल नहीं रहा है। विंग ये बात समझ रहा है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वांग जी यहाँ से टस से मस नहीं होगा, वो इस बात को जानता है। वांग जी तुरंत पूछता है, कैसे है मेरा भाई। डॉक्टर्स कहते हैं वो ठीक है, पर उन्हें थोड़ी स्ट्रेस हो गई है, कुछ ज़्यादा ही उन्होंने सोच लिया है, और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उन्हें एक मिनी हार्ट अटैक आया था। अभी तो हमने उन्हें बचा लिया है, लेकिन आगे से आपको ध्यान रखना होगा कि उन्हें कोई भी बड़ा झटका ना लगे। अगर ऐसा होता है तो हम भी नहीं जानते कि क्या होगा। ये सुनकर वांग जी जो एकदम अपनी जगह पे जम गया था, अब तो वो किसी हाल में कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता है। वांग जी जिसने फिर बस अपना सर हाँ में हिला दिया। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सचिन के वार्ड में एक तरफ बेड लगा हुआ है वांग जी का, दूसरी तरफ सचिन वहाँ पर लेटा हुआ है। सचिन अभी गहरी नींद में है और वांग जी कुछ सोच रहा है। विंग उसके पास में बैठा है और कुछ एप्पल्स काट रहा है। यानली उस रूम को देख रही है। ये रूम अच्छा है, ठीक है, उनके रहने के लायक है। उन्हें नहीं लगता कि यानली को नहीं लगता कि वो इतने जल्दी हॉस्पिटल से जा सकती है। सचिन की तबीयत भी ख़राब है, तो उसे कुछ दिन तक यहाँ रुकना पड़ेगा। वो यही सब कुछ सोच रही थी। वांग जी जो अपने ही ख्यालों में गुम था। दूसरा विंग जो वांग जी को बड़े गौर से देख रहा था। विंग जो एकदम से चिल्लाता है,
उसकी इस आवाज़ से तुरंत यानली वहाँ आई और वांग जी ने भी विंग की तरफ देखा और उसकी तरफ घूरकर देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम? विंग ने कहा, मैं कुछ फ्रूट्स काट रहा था तुम्हारे लिए, थोड़े से एप्पल्स, पर मुझे क्या पता था कि मेरी फिंगर में लग जाएगी। देखो देखो, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, बस थोड़ा सा चोट लगा था। वांग जी जो कि विंग के हाथों को पकड़ के और उन्हें चारों तरफ से देख रहा था, कहीं तो कुछ हुआ तो नहीं ना, इसको चोट तो नहीं लगी ना। वांग जी जिसने उन फ्रूट्स को लिया, साइड में रख दिया, उस चाकू को लिया और यानली की तरफ बढ़ाया और कहा, इसे आप रखिए, तुम ऐसी चीज़ों से दूर रहा करो, मेरी जान हलक में जाती है। तुम्हें पता भी है मैं डर क्या था अभी? विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा हैरान होते हुए और कहा, तुम डर गए थे? वांग जी पहली बार अपनी फीलिंग्स को डायरेक्ट कन्फेस कर रहा है कि वो डरा हुआ था, विंग को कुछ हो ना जाए ये सोचकर। यानली ने जब ये देखा और सुना तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। कुछ भी हो, वांग जी एक बहुत अच्छा ब्रदर है, एक बहुत अच्छा हस्बैंड है। हालांकि वो जानती है कि विंग को पहले जब बचपन में वो छोटा सा था, नन्हा नन्हा सा बच्चा था, तब वांग जी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। पर यानली देखती थी कैसे वांग जी दूर से खड़ा होकर के विंग को निहारता रहता था, देखता रहता था और ये कोशिश करता था कि विंग उससे बात करे, खुद आके बात करे। यानली कोशिश भी करती थी कि विंग खुद जाए, लेकिन यानली के सामने वांग जी विंग से दूर ही रहता था। उसे विंग बिल्कुल पसंद नहीं था, वो ऐसा दिखाया करता था। यानली जो काफ़ी अभी लाइट मूडेड फील कर रही थी कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है उसकी लाइफ में, उसके बेटे की शादी कुछ ठीक है। वांग जी की तरफ यानली ने देखा, पर उसके मन में जो था उसने पूछ ही लिया, वांग जी मुझे एक बात बताओगे? वांग जी इसने अपनी शाओ जी की तरफ देखा और कहा, हाँ बोलिए। उसे बहुत डर लग रहा है कि यानली कुछ ऐसा ना पूछ ले जिसका जवाब वो ना दे पाए या फिर उसे झूठ बोलना पड़े। हुआ भी वैसा ही जैसा वांग जी ने सोचा था। यानली ने बिल्कुल उसके फीलिंग्स को भांपते हुए पूछा, क्या कुछ हुआ है? सिचन बहुत स्ट्रेस लग रहे हैं, उन्हें कुछ हुआ है क्या? कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहो? देखो वांग जी मेरी बात सुनो, तुम चाहे मुझसे जितनी भी नफ़रत कर लो, मैं सहन कर लूँगी, पर वो तुम्हारा भाई है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। इतने सालों तक जब तुम उसके साथ नहीं थे, वो कितने बुरे हालातों से गुजरा है मैं जानती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि वो खुश रहे। अगर तुम मुझे बता दोगे कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, तो शायद मैं उनकी मदद कर पाऊँ। क्या बात है बताओ? वांग जी जिसने कुछ भी नहीं कहा, वो बस अपने सर को झुकाकर वहीं बैठा रहा। वो कह भी क्या सकता है कि सिचन किस वजह से स्ट्रेस्ड है। वांग जी को सिचन से बात करनी होगी। वांग जी समझ गया है, वो ऐसे सब कुछ नहीं जानने दे सकता। वांग जी को अपने भाई को एश्योर कराना होगा कि उसका भाई सेफ है, उसके भाई का सीक्रेट हमेशा के लिए सीक्रेट बन के रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, ना ही यानली को और ना ही विंग को। इसके बाद हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन, जहाँ पर वांग जी जो बड़ी मुश्किलों से डिस्चार्ज होकर आया है। विंग और यानली साथ ही सिचन, भले सिचन उसे डायरेक्टली कुछ ना बोले, लेकिन वो खुद डॉक्टर से बोल रहा था कि इसे जाने मत दो, क्योंकि वांग जी के सर पे चोट लगी थी। दूसरी तरफ यानली काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में थी, उसने कई बार वांग जी से माफ़ी मांगी थी और वांग जी उनके साथ बहुत ज़्यादा पॉलाइट था। उसे थोड़ा पिटी फील हो रहा था यानली के लिए, उसे थोड़ा गिल्ट भी महसूस हो रहा था अपने खुद की हरकतों के लिए, उसे काफ़ी बुरा महसूस हो रहा था। लेकिन वो ग्लैड भी है कि सब कुछ ठीक है और वो अब कुछ भी गलत नहीं होने देगा। वांग जी ने अपने मन में ठान लिया है, ना ही उसके भाई के साथ कुछ गलत होगा, ना उसके हस्बैंड के साथ, और ना ही उसके मदर इन लॉ या कहीं शाओ जी उनके साथ कुछ होगा। किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। वांग जी जिसने सिचन से भी बात की और उसे समझाया कि वो इतना इम्पल्सिव ना हो, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करे। वांग जी किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। वांग जी ने तो जो जिन गुआंगशान था उसे वापस भेज दिया था। जिन गुआंगशान जिसने वांग जी से रिक्वेस्ट की कि उसके पास कोई हायर नहीं है और विंग का जो ब्लड है, विंग जो है वो उनका हायर है, तो विंग को वो अपने जितनी प्रॉपर्टी है वो देना चाहते हैं। आधी प्रॉपर्टी विंग को और आधी प्रॉपर्टी मिंग्याओ को देना चाहते हैं। वांग जी ने उन्हें यह आश्वासन किया कि वो विंग को जो चाहे दे सकते हैं, पर वो कुछ गलत नहीं कर सकते उसके साथ, वो उनका खून है, वो ये बात मानता है। लेकिन मिंग्याओ के साथ अगर उन्हें कोई नेगोशिएशन करना है तो उन्हें खुद बात करनी होगी। वो उनका कोई सर्वेंट, वांग जी का वो कोई सर्वेंट नहीं है, वो उसका दोस्त है और असिस्टेंट है। वांग जी उसको ओन नहीं करता जो मिंग्याओ उसकी सारी बातें माने।
जिन गुआंगशान जो खुद मेंग्याओ से बात करके गया था, मेंग्याओ ने उनकी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। उसे नहीं चाहिए ऐसी कोई चीज़। उस प्रॉपर्टी को वो क्यों एक्सेप्ट करे जिस प्रॉपर्टी की वजह से उसकी मॉम को इतना ज़्यादा कुछ झेलना पड़ा। जिन गुआंगशान ने उस प्रॉपर्टी के दम पर ही तो उसकी माँ के साथ वो सब कुछ किया था और मेंग्याओ को अकेला छोड़ दिया था दर दर की ठोकरें खाने के लिए। बस एक वांग जी था उसके साथ में। अगर वांग जी उससे एक बार कह देता कि तुम ये प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर लो तो मेंग्याओ कर लेता, लेकिन जब वांग जी उसे फोर्स नहीं करना चाहता है तो मेंग्याओ अपने मन से चलेगा और उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। उसके मन में बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि वो गुआंगशान की एक भी फुट्टी कौड़ी ले, क्योंकि गुआंगशान जितना घटिया इंसान का एक पैसा लेना भी उसके मोरल्स के खिलाफ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो शुयांग है वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक हो गया है। अभी वो एक फैटी इंसान की तरह दिखने लगा है, काफ़ी ज़्यादा मोटा भी हो चुका है और इस बात के लिए मेंग्याओ से चिढ़ाता भी रहता है। आज उनके घर पर एक गेट टुगेदर था। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि ये सारा इंसिडेंट बीते हुए लगभग 8 महीने हो चुके हैं और विंग ने एक बेबी बॉय को डिलीवर भी किया। मिस्टर चिन का भी मामला वांग जी ने रफा दफा कर दिया है। वो भी कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा है। अब उसने जिन गुआंगशान को तो वापस भेज ही दिया था और बाकी सारे सबूत भी उसने मिटा दिए थे कि कहीं से कुछ भी खबर विंग और यान ली को पता ना चले। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। विंग जिसने 1 महीने पहले ही एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था जो कि सुपर डुपर क्यूट था, बहुत क्यूट। उस बेबी बॉय को देखकर वांग जी की आंखों में तो आंसू आ गए थे। उस बेबी बॉय को देख करके सिचेन जो खुद भी बहुत बहुत इमोशनल हो गया था। उस बच्चे को हाथ लगाते हुए उसकी उंगलियां थर-थर काँप रही थी। ये एहसास बिल्कुल बिल्कुल वही का वही एहसास था जब उसने पहली बार विंग को गोद में लिया था। सिचेन जैसे याद आ रहा था कि विंग जब बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, जब वो कुछ कुछ मिनटों का था, तब उसने विंग को पहली बार अपनी गोद में लिया था। उसे गोद में लेना तक नहीं आ रहा था, उसे पकड़ना तक नहीं आ रहा था कि छोटे बच्चे को पकड़ते कैसे हैं। एक नर्स ने उसे बताया था। तब उसने अपने उस खून से सने बच्चे को अपने हाथों में उठाया था और यान ली के फोरहेड पर जाकर किस किया था। सिचेन को जब ये मोमेंट याद आया तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने कितना गलत किया है अपने बच्चे के साथ। वो ये मान सकता है कि इसके अंदर अंश उस इंसान का भी है जिससे सिचेन नफ़रत करता है, पर वो कैसे भूल गया कि इस बच्चे के साथ उसने कितने कितने खूबसूरत पल बिताए हैं। ये बच्चा मतलब विंग उसे बाबा कहता था और उससे कितना प्यार से बात किया करता था, उसके चीक्स पर किस किया करता था, उसके साथ घूमने जाया करते थे। वो कितनी हैप्पी फैमिली थे ना। अगर सिचेन एक इम्पल्सिव कदम नहीं उठाता, वो उस टाइम पे उतना इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं कर दिखाता विंग के प्रति, विंग को खुद से दूर नहीं करता, तो यान ली भी उससे दूर नहीं होती। और इसके चलते वो इतने मासूम से बच्चे को क्यों अलग करता खुद से। सिचेन सोच भी नहीं सकता कि उस 5 साल के बच्चे ने, जिसकी याददाश्त तक मिट गई थी, उस बच्चे ने कैसे सब कुछ संभाला होगा अपने लिए, कैसे वो इतने टाइम तक खुद की देखरेख करते हुए आया होगा। सिचेन सच में इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये सोच करके उसे और भी ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। सिचेन दिन ब दिन बस गिल्ट में डूबे जा रहा है। किसी को नहीं पता है, ना ही वांग जी को पता है, ना यान ली को पता है, ना विंग को पता है, पर सिचेन गिल्ट में बहुत बुरी तरीके से डूबा हुआ है। जब भी वो यान ली को उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, सिचेन को 2 चीज़ें महसूस होती हैं। एक, हल्की सी खुशी कि यान ली उसके साथ है। दूसरा, बहुत बड़ा गिल्ट और दर्द, क्योंकि उसने ये स्माइल जो अभी यान ली ने उसे दी, ये स्माइल उसने पूरी तरीके से बर्बाद कर दी थी एक टाइम पर। उसने यान ली को कितनी बुरी तरीके से दुखी किया है। जब हमारा प्यार करने वाला हमसे दूर हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए, तो हम कितना दुखी हो जाते हैं। सिचेन सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो एक बार सोच के देखे, अगर यान ली को कोई ऐसे मार देता या उसे कहीं उससे दूर भी कर देता तो क्या सिचेन जी पाता? नहीं। पर यान ली कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो सर्वाइव भी कर गई और उसने सिचेन को दूसरा मौका भी दिया। इतने सालों में सिचेन का कितना ख्याल रखा है यान ली ने। खैर, अभी उनके घर पर एक गेट टुगेदर था, जिसके लिए वांग जी ने फुल टू पार्टी वाला सिनारियो तैयार किया था। वांग जी काफ़ी बदल गया है विंग की कंपनी में, क्योंकि विंग ने उसे बहुत ज़्यादा तंग जो किया है। हर
एक मामले में विंग उसका बाप बना बैठा है। मतलब हद पार कर देता है विंग। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बेचारा वांग जी बैठ कर के बस अपना सर पकड़ के बैठा रहता है कि भाई मैंने इस इंसान से किस मुहूर्त में शादी की थी। पर वांग जी का प्यार विंग के लिए और भी ज़्यादा गहरा हो चुका है। अभी विंग जो अपने कमरे में था और मुंह फुलाकर बैठा हुआ था, उसका बेबी जो बेड पर सोया हुआ है, उस बेबी के चारों तरफ पिलोज रखे गए हैं जिससे वो बेबी अगर इधर उधर डोल भी जाए ना तो गिरे नहीं। वो बेबी बहुत ही मासूमियत के साथ में सो रहा है। विंग जो कि मुंह फैला करके बेड पर बैठा हुआ है। वांग जी जो अंदर आता है और बोलता है, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, पूरा बिल्ली लग रहे हो। विंग जिसने उसकी तरफ बिल्लियों की तरह ही घूरते हुए देखा। वांग जी विंग के पास आया और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया, उसे हग किया और बोला, क्या हुआ है मेरे बेबी को, बोलो क्या बात है। विंग तुम इतना गुस्सा क्यों हो, बताओ। विंग जिसने जोर से एकदम जोर का मुक्का वांग जी की चेस्ट पे मारा। वांग जी ने कहा, आ लगता है तुम बच्चे नहीं हो। उसका नहीं लगता, पर तुम मारते हो तो बहुत लगता है विंग। विंग ने कहा, हाँ, तुम दोनों बाप बेटे ना एक जैसे हो। ये देखो देखो एक बार इसका चेहरा देखो कितना मासूम लग रहा है। वांग जी ने अपने बेटे की तरफ देखा जिसका नाम है आयुआन। आयुआन जो बहुत ही क्यूट वे में सो रहा था। वांग जी ने कहा, हाँ विंग क्यूट तो है, आखिर बेटा किसका है। विंग जिसने कहा, तुम्हारा ही खून है, देख कर ही नजर आता है। वांग जी ने कहा, मतलब क्या है तुम्हारा, हाँ क्या बोलना क्या चाहते हो विंग। विंग ने कहा, और क्या बोलना चाहूँगा मैं, अभी कितने आराम से सो रहा है, देखना मैं तुमसे शर्त लगा रहा हूँ, जैसे ही मुझे नींद आएगी ना ये तुरंत जाग जाएगा और मेरी नींद हराम कर देगा। तुम इसकी देख रेख करोगे, समझ में आया तुम्हें। वांग जी ने कहा, ठीक है मैं कर लूँगा। वैसे भी मेरा ही बेटा है, तंग तो मैं ही करेगा। वांग जी की इस बात पर विंग ने दोबारा उसे घूर कर देखा। असल में क्या है, 2-3 दिन से वांग जी काफ़ी बिजी है और विंग को आयुआन को अकेले ही संभालना पड़ रहा है। सिचेन खुद भी अपने मामलों में बिजी है। यान ली अपने कॉलेज के काम की वजह से बिजी है क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। विंग के एग्ज़ाम्स पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, अभी चेकिंग वगैरह चल रही है, तो यान ली को अभी यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती है विंग के लिए। वो जब आती है तब तक तो विंग पूरी तरीके से पागल हो जाता है इस बच्चे के साथ में। अभी वांग जी अच्छे से बढ़िया तरीके से ना विंग को चढ़ाता है, विंग चढ़ता भी अच्छे तरीके से। इसके बाद वो लोग रेडी होते हैं, उस क्यूट से मासूम से नन्हे से शैतान को भी विंग रेडी करता है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। आज वो लोग अपने घर में गेट टुगेदर करने वाले हैं। इस बात की खुशी विंग को है क्योंकि बहुत लंबे टाइम से वो शुयांग से मिला नहीं है। ये शुयांग का बच्चा उससे बस कॉल पे बात करता है, वीडियो कॉल करता है। उससे मिलने के लिए भी तब आया था जब उसके बेबी का जन्म हुआ था। उसके बाद से वो बस 2 बार ही उसके पास मिलने आया है। कितना बुरा है शुयांग ना, अब तो विंग को भूल ही गया है। विंग उसे आने दो, विंग सोच रहा है उसे आने दो, मैं उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करूँगा। वो टाइम भी आ जाता है, सब लोग अब इकट्ठे थे और अपना गेट टुगेदर कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल स्मूथ था। वहाँ पर विंग जिसने शुयांग की आते ही धुलाई कर दी थी। शुयांग जो अपने हाथ में एक 2 साल की नन्ही सी बच्ची लेकर आया था और मेंग्याओ के हाथ में 1 महीने का एक बेटा था। विंग ये देखकर ज़्यादा हैरान था क्योंकि इस बारे में विंग को तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं था। विंग ने शुयांग से पूछताछ की और तब जाके उसे पता चला कि जो उसके हाथ में जो लड़की है वो असल में उसकी एक फ्रेंड थी, लिली। उसकी डेथ के बाद ये बच्ची उसे मिली क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है और उसके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स दे दिया था। उसका हस्बैंड इन दोनों बच्चों की कस्टडी लेना नहीं चाहता, इसलिए लिली ने इन दोनों की कस्टडी शुयांग को दी थी और शुयांग ने इन दोनों को अडॉप्ट कर लिया है। उस लड़के का जो छोटा सा बच्चा था उसका नाम है जिंगी, मैंग जिंगी। और हमारे लान आयुआन, वो दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं, 2-3 दिन का फ़र्क हो सकता है। विंग ने जब उस बच्चे को देखा ना तो उसकी आंखें चमक गई। शुयांग और वांग जी बस हैरान होकर विंग को देख रहे थे, उन्हें समझ आ गया था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वांग जी और शुयांग ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं विंग। विंग ने कहा, क्यों, तुम लोग समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वहाँ पर सिचन भी आ चुके थे, उन्होंने कहा, क्या, कौन क्या समझ गया है। विंग ने कहा, फादर देखिए ना, ये लोग मेरी बात सुनने से पहले ही मना कर दे रहे हैं। विंग ने सिचन को ऐसा फादर भी एक्सेप्ट कर लिया है और सिचन को अच्छा भी लगता है जब विंग उससे फादर बोलता है। सिचन जो विंग के पास आते हैं और उसके सर पर हाथ फैला के बोलते हैं, तुम बोलो क्या बात है, मैं ज़रूर मानूंगा। विंग ने कहा,
ये आप हो ना सबसे अच्छे इंसान। देखो मेरे पास भी एक बेबी है और देखो शुयांग के पास भी एक बेबी है। अब मैं और शुयांग तो साथ नहीं हो पाए क्योंकि हम दोनों के ज़िंदगी में ये दो महामूरख इंसान आ गए थे। मैं गया जो विंग की तरफ देख रहा था कि क्या वो ये विंग उसके बारे में बात कर रहा है। वांग जी जो विंग को घूर कर देख रहा था कि क्या कहा इसने और ये सोच क्या रहा है, अगर वांग जी इसकी ज़िंदगी में नहीं आता तो क्या ये शुयांग से शादी करने वाला था। मैं क्या अभी यही सोच रहा था। वो दोनों जेलस फील कर रहे थे अभी, वैसा वाला नहीं बट दिखाने के लिए बस कि हाँ मैं जेलस हूँ, असल में नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं विंग बस मजाक कर रहा है। विंग जिसने कहा तो मैं चाहता हूँ कि युआन और ये देखो ये मैंग जिंगी इन दोनों का रिश्ता कर देते हैं बचपन में ही, कैसा रहेगा। सिचैन जिसने बस स्माइल किया और विंग के सर पर पैट करते हुए कहा हम ऐसा नहीं कर सकते विंग। विंग ने कहा क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं ना। सिचैन जिन्होंने कहा ये दोनों छोटे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे और अगर ये दोनों एक दूसरे को सच में पसंद करते होंगे तो सच में हम इनका रिश्ता करा देंगे। लेकिन अगर तुमने इनका रिश्ता करा दिया, क्या पता ये एक दूसरे को पसंद ही ना करते हो तो इन दोनों को ज़बरदस्ती एक साथ रहना होगा, ये तो गलत हो जाएगा ना विंग। विंग जो कि समझ गया। सिचैन जो अब रिश्तों के बारे में बहुत डिटेल में समझ गया है, बहुत डिटेल में, वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गया है कि किसी को हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। उसने यानली के साथ गलत किया है लेकिन वो यानली से बहुत प्यार करता है और अभी भी वो यानली को छोड़ नहीं सकता। उसे रिग्रेट है कि उसने यानली के प्यार को मारा, पर उसे इस बात का रिग्रेट नहीं है कि उसने यानली को अपना बनाया। उस गेट टुगेदर में वो लोग बहुत मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, डांस करते हैं, मजाक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सबको। उस दिन यानली को एक कॉल आता है, वो कॉल था उसकी मदर का। इतने सालों के बाद जब से यानली की शादी हुई है तब से उसका भाई था जो उसे कभी कभी कॉल किया करता था उसकी शादी के 3-4 साल बाद तक, जब तक कि सचिन को ये नहीं पता चला था कि विंग उसका खून नहीं है, तब तक करता था। उसके बाद से चैंग ने भी यानली से बात करना बंद कर दिया था। अभी आज इतने सालों के बाद उसकी माँ का कॉल आया था। यानली बहुत खुश हो गई थी, वो बहुत इमोशनल हो गई थी। उसने अपनी माँ से बात की और उसे बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये चीज़ भी सिचैन नहीं की थी। सिचैन जो आज सुबह ही घर से निकल गया था, वो यानली के होम टाउन गया था। वहाँ जाकर उसने यानली के माता पिता को, उसके भाई को, उसकी भाभी को, सबको ये समझाया कि यानली ने कुछ गलत नहीं किया, वो किसी के साथ प्यार में थी और हम इंसान हैं, इंसान प्यार करता है, इसमें कोई गलत नहीं है। अब वो इंसान तो जा चुका है और उनका बच्चा उन्हें अब इतने सालों के बाद वापस मिला है। सिचैन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो वो चाहता है कि यानली की फैमिली भी यानली को एक्सेप्ट कर ले। उसकी फैमिली भी ये बात समझ गई थी, उन्हें भी यानली की बहुत याद आती थी, पर वो यानली को कॉल नहीं करते थे। उनके मन में शायद कुछ बात थी जिसके चलते नहीं करते होंगे, पता नहीं, पर हाँ उस दिन किया और यानली को बहुत अच्छा लगा। पूरी फैमिली एकदम हैप्पी है, सुपर हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का एपिसोड। जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। एंड हाँ, अब मैं थोड़ा सा एपिसोड लॉन्ग कर रही हूँ अभी का, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स का आंसर करना है। सो गाइस, कुछ लोग बोल रहे थे कि सारी चीज़ों में जो है ना यानली की कहीं ना कहीं गलती है। भाई आई एम सॉरी अबाउट योर ओपिनियन, बट ये मेरे थॉट्स हैं कि यानली की गलती कहाँ से है, बताओ ज़रा। वो लड़की जो किसी से प्यार करती थी, उसे अचानक से पता चलता है कि उसका जो प्रेमी है उसकी डेथ हो गई, उसकी फैमिली की डेथ हो गई है, उसकी फैमिली में बस एक इंसान बचा है। और उसे पता चलता है कि उसके प्यार की आखिरी निशानी उसके पास है और तब उसे एक अनजान व्यक्ति से शादी करनी पड़ती है जिसे वो जानती तक नहीं है। इसके बाद भी वो उसे एक्सेप्ट करती है ना, उसके साथ रहती है अच्छे से उसकी बातें भी मानती है, उसका सुख दुख में साथ देती है, पर वो अपने बेटे से कुछ ज़्यादा प्यार करती है। इसमें क्या गलत है, हर माँ अपने बेटे से अच्छे से प्यार करती है, वो भी करती है। और उसे इनसिक्योरिटी भी होगी ना जब उसे पता चले कि उसके हस्बैंड को पता है कि जो वो बच्चा वो कैरी अपने अपने साथ रखे हुए है वो उसके हस्बैंड का बेबी नहीं है। और सिचैन के एक्शंस भी तो यानली को दिखा रहे थे कि सिचैन सच में विंग को पसंद नहीं करता है, तो यानली को इनसिक्योरिटी तो होगी। क्या पता सिचैन विंग को उससे दूर कर दे, उसके साथ ना रहने दे, या फिर कुछ ऐसा ही। और यानली के पास वही एक सहारा एक तरीके से कह सकते हैं हम था, तो वो क्या करती। इसके बाद भी जब विंग गायब हुआ उसके बाद भी तो वो सिचैन के साथ ही रही। ऐसा नहीं था कि वो बस सिचैन के साथ उस बेबी की वजह से थी, शादी उसने बेशक इस वजह से की थी, लेकिन उसके बाद तो वो सिचैन के साथ भी थी और उसके बाद भी अभी तक वो उसकी केयर करते हुए आई है। तो इसमें यानली की कहीं गलती नहीं है।
ये कह सकते हैं कि सचिन का इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होना यान्ली के साथ वो गलत था। उसका एक इम्पल्सिव कदम था जिसकी वजह से बहुत कुछ ख़राब हुआ, तो ये बोल सकते हैं। खैर ये स्टोरी थी, अगर इसमें एक घटना को भी हटा दूँ मैं तो पूरी स्टोरी चेंज हो जाएगी। तो सारी चीज़ें जो है ना, कुछ गलत होता है तो उसके बाद कुछ अच्छा ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि 100 चीज़ें हैं तो 100 की 100 गलत हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका रेशियो डिफरेंट हो सकता है कि हाँ 6 चीज़ें गलत हुई हैं तो 5 चीज़ें अच्छी हों, 5 चीज़ें गलत हुई हैं तो 6 चीज़ें अच्छी हों। मतलब ऐसा हो सकता है, रेशियो डिफरेंट हो सकता है, पर ऐसा कभी नहीं है कि पूरी चीज़ें अच्छी हों और पूरी चीज़ें गलत हो। एक स्टोरी में भी और एक लाइफ में भी, अच्छी बुरी चीज़ें दोनों होती हैं। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसी इंसिडेंट से कहीं ना कहीं रिलेट करके कुछ सालों बाद कुछ अच्छा ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, हर एक चीज़ वर्थ इट होती है। सो गाइस, मैं बस अपना ओपिनियन शेयर कर रही थी, मेरा कोई भी इरादा नहीं था किसी के थॉट्स को हर्ट करने का। एंड मैं समझती हूँ कि मैंने जो दिखाया है वो ठीक ही है। जो सिचुएशन मैंने क्रिएट की उसके हिसाब से जो रिएक्शन लोगों के कैरेक्टर्स के मिले वो ठीक थे अपने जगह पर, क्योंकि वांग जी कोई और डिसीजन नहीं ले सकता था जब उसे पता हो कि विंग उसके बेबी से प्रेग्नेंट है और वो उसका नेफ्यू है। दैट डजंट मैटर, वो उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम इस बच्चे को गिरा दो। वांग जी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। और सचिन, बस उसका एक एक्शन मुझे ठीक नहीं लगा। एक्चुअली ये स्टोरी मेरी है, फिर भी मैं कहूँगी, अगर मैं लिसनर होती तो मैं भी यही कहती कि सचिन को बच्चे को गायब नहीं कराना चाहिए था। ऑल राइट, अब जो भी है ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो पता नहीं वांग जी और विंग साथ होते कि नहीं होते। एंड नाउ एक लास्ट एपिसोड और बचा है कल का, इसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगा। कल का एपिसोड थोड़ा लॉन्ग रहेगा तो मैं पहले ही बता दूँ, अच्छे से बैठना काम ख़त्म करके पूरा एपिसोड सुनना। और कल का एपिसोड में एक और धमाका मिलेगा, क्योंकि लास्ट है तो मैं ऐसे जाऊँगी नहीं एकदम। सब सारा स्टोरीज में होता है ना एकदम कूल हैप्पी एंडिंग, ना बाबा ना, मैंने बहुत हैप्पी एंडिंग दे दिया। अभी सैड एंडिंग नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रही सैड एंडिंग होगा, पर देखना खट्टा मीठा और सारा इमोशंस मिक्स करके मैं आपको सर्व करूँगी कल। तो कल का स्टोरी ज़रूर खाना, आई मीन सुनना। चलो बाय बाय, टेक केयर।